हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को पढ़ा है उसके एप्लीकेशन को देखने वाले हैं कि वो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किए जाते हैं। और बेसिकली तुम ये समझो कि इंट्रोडक्शन है, और वो किसका इंट्रोडक्शन है, तो एक्सरसाइज 2.2 का। यानी 2.2 को बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक्स को जानना जरूरी होता है, और आज हम उन्हीं बेसिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा देखो, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि डायरेक्टली एक्सरसाइज 2.2 को बनाना शुरू कर देते हैं और इसके बेसिक्स को जानते नहीं है, देन उससे ये वाला एक्सरसाइज बनता नहीं है। तो हमें आज की जो क्लास है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक्स को कवर करेंगे, और जितनी भी सारी चीजें इस एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाले हैं उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे समझेंगे। एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ना वो वर्ड प्रॉब्लम पे बेटा बेस्ड है। वर्ड प्रॉब्लम बोले तो यहाँ पे देखना कि पूरा का पूरा लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, यानी कि लैंग्वेज में बातें लिखी हुई होंगी, देन उसको सॉल्व करना होगा। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना ये थोड़े से बच्चों को परेशान करते हैं, और आपको अगर परेशान नहीं होना है देन आप हमारे साथ पहले इन सारे के सारे बेसिक्स को समझ लीजिए, फिर कोई टेंशन आपको नहीं होगा। तो चलो हम लोग बेसिक को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है ना कोई भी नंबर को अज्यूम करना होगा, कोई भी नंबर को अज्यूम करना होगा, मानना होगा, तो आप उसको x मानेंगे। तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। कोई भी नंबर आप यहाँ पे क्या मानोगे बेटा, तो x मानोगे। यानी कि इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज में कहीं पर भी आपको कोई नंबर अज्यूम करना होगा, देन आप क्या अज्यूम करोगे बेटा, तो x अज्यूम करोगे। अब देखो, अगर आपने किसी नंबर को x मान लिया, ठीक है, देन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज दैट मैंने ये कह दिया कि टू टाइम्स ऑफ अ नंबर, टू टाइम्स ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का टू टाइम्स क्या होगा बेटा, तो आप उसको कैसे करोगे। अगर नंबर आपने x मान लिया तो टू टाइम्स कहने का मतलब कि आप उसको 2x एज्यूम करोगे। क्लियर हुआ। यानी कि दुगुना, बस जो नंबर आपने माना ना x उसी का दुगुना कर दो, इट मीन्स कि 2x हो गया। अच्छा, कहीं पे आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2/3 ऑफ ए नंबर, यानी कोई एक नंबर है और उसका 2/3 आपको लेना है, देन आप कैसे लेंगे। तो आपका नंबर कौन सा है बेटा, x है, आप लिखोगे लेट द नंबर बी x, देन 2/3 ऑफ ए नंबर, तो आप 2/3 से उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। लो बेटा, ये 2/3 ऑफ ए नंबर हो गया, किसी भी नंबर का 2/3, यानी 2/3 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि 4/5 ऑफ अ नंबर, 4/5 ऑफ अ नंबर, किसी एक नंबर का 4/5 क्या होगा, देन तुम क्या करोगे, 4/5 का मतलब ये हो गया बेटा 4/5। ठीक है, और x मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इसी नंबर का 4/5 चाहिए। ठीक है, अगर तुमसे कह दिया 2/3, तो देखो यहाँ पे 2/3 हो गया। 1/6 ऑफ अ नंबर, देन 1/6x कर लोगे। तो एग्जैक्टली इस तरीके से तुमको समझना पड़ेगा। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे अगर ट्वाइस लिखा हुआ है तो ट्वाइस का मीनिंग होता है बेटा टू टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप टू टाइम्स ध्यान में रखेंगे, ट्वाइस यानी ट्वाइस अ नंबर, तो आप क्या करोगे, 2x कर लोगे। अच्छा, एक होता है थराइस। ठीक है, थराइस का मीनिंग होता है बेटा 3 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स कहने का मतलब कि 3 × x। बस एग्जैक्टली आपको इतनी बातें याद रखना है कि कोई भी नंबर होगा जिसको x मानेंगे, देन अगर कहीं पे अज्यूम करना होगा, लेट करना होगा, सपोज करना होगा, देन इस तरीके से हम लोग सपोज करते हुए आगे बढ़ते हुए चल देंगे। ठीक है, अब चलो, अब हम नेक्स्ट जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, अब आपको यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना। सपोज दैट कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 38 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, यानी 38 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, इनटू टू पार्ट्स। अब हम दो पार्ट में किसको डिवाइड कर दिए बेटा, 38 को डिवाइड कर दिए। 38 को टू पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है समझोगे। 38 है, आप इसको टू पार्ट में डिवाइड करोगे, तो एक पार्ट अगर x मान लिया आपने, देन सेकेंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो आपको उसी 38 में से x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 38 माइनस एक्स। नहीं समझ में आया, यहाँ पे देखो क्लियर होगा। हमने कहा कि 12 है, ठीक है, और इसे हमें टू पार्ट में ब्रेक करना है।
तो अगर आपने इसको एक बार बेटा 4 मान लिया, देन आपको दूसरा वाला क्या होगा, तो तुम कहोगे ये सर 8 होगा, क्योंकि 8 और 4 ऐड करेंगे तभी जाकर करके 12 आएगा। देन ये 8 आया कैसे है बेटा, तो ये जो 8 आया है ना, एग्जैक्टली आपने पहला वाला 4 लिया है, तो आप क्या करोगे, 12 माइनस 4 कर दो। एग्जैक्टली 12 माइनस 4 करोगे, देन यहाँ पे तुम्हें क्या आ जाएगा, तो बस 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक x मान लिया है, देन आप क्या करेंगे, 38 माइनस एक्स सेकेंड वाला हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स। मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट बी एक्स, फर्स्ट पार्ट बी एक्स। अगर पहला पार्ट एक्स है, देन सेकंड पार्ट बताना है कि सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सेकंड पार्ट बी। एग्जैक्टली 38 को 2 पार्ट में कर रहे हैं ना, तो 38 माइनस एक्स कर देंगे। सर दिस इज द सेकंड पार्ट, 38 माइनस एक्स। क्लियर हो गया। अच्छा, यहीं पे तुमको इसी बातों को दूसरे ढंग से ऐसे लिख कर कर करके दे देगा कि सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के जो सम है बेटा, इज 38। वो बोल देगा कि दो नंबर का सम 38 है। देन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमें अज्यूम करना पड़ेगा, तो लेट करेंगे फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बी, हम पहला मान लेते हैं एक्स है। देन आपको सेकंड क्या बताना पड़ेगा, देन सेकंड नंबर बी। आपको 38 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दो, 38 माइनस एक्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपका 38 आ जाएगा इस दोनों को ऐड करने पे। अच्छा देखो, तो आप इस दोनों को बेटा ऐड करो तो कितना आता है, जैसे आपने क्या किया कि x में ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, 38 माइनस एक्स ऐड कर दिया, यहाँ x से x कैंसिल हो गया बेटा, 38 ही आ गया। यानी कि दो नंबर को ऐड करने पे 38 आ गया, इसका मतलब कि वो दोनों यही नंबर होगा। तो एग्जैक्टली क्लियर हुआ। तो यहां तक हमने आपको बहुत बेसिक बताया है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रेशियो की तरफ। कुछ आपके क्वेश्चंस रेशियो से भी आते हैं, और ये रेशियो आपका बेटा क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब ये जो रेशियो है, वो आपको इस तरीके से बातें कही होंगी कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स टू नंबर्स आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो 5:4। ठीक है, दो नंबर 5:4 के रेशियो में है। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट वाला जो है वो 5 और सेकंड वाला 4 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग इसको आगे मानेंगे, तो लेट फर्स्ट नंबर, आपको पहला वाला जो नंबर है ना बेटा, वो आपको 5 ना मान कर करके 5x मानना है। एंड सेकंड नंबर, जो दूसरा वाला नंबर है, सेकेंड नंबर, उसको 4 ना मान कर करके 4x मानना है। अब कहोगे कि सर 5 और 4 डायरेक्ट मान लेते, क्या दिक्कत था, हम बोलते कि पहला वाला 5 है और दूसरा वाला 4 है। तो बेटा ये रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, रेशियो जो है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है कि पहला 5 ही और दूसरा 4 ही होगा। आपको कभी भी रेशियो दिया होगा ना, देन आप उस रेशियो में x लगा करके मान लेंगे। पहला वाला 5 ना हो करके क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 5x हो गया। सेकंड वाला क्या, 4 ना हो करके क्या हो गया, 4x हो गया। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि सर हम ये x क्यों मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में हमने सेम नंबर x से, सेम वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर दिया है। देन यहाँ पे तुमको बात थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, सपोज दैट कि ये तुम हो और बेटा ये तुम्हारे फादर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे और तुम्हारे फादर के एज को मैं देख लेता हूँ। सपोज दैट कि तुम 14 ईयर्स के हो और तुम्हारे फादर जो है ना बेटा वो 42 ईयर्स के हैं, ठीक है। ये हमने तुम्हारा और तुम्हारे फादर का एज ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो जब हम रेशियो निकालेंगे, देन हम इसको 14 1 जा 14 और 14 3 जा 42, एग्जैक्टली जो हमारा रेशियो आ जाएगा बेटा, वो कितना आ जाएगा, तो 1:3 आ जाएगा। अच्छा, ये 1:3 का मतलब आपने क्या समझा कि अगर कोई भी अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है, देन अदर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बेटा 2 होता, तो 1 का 2 टाइम्स है, तो ये 3 का ये 2 टाइम्स 6 हो जाता। अगर 1 का हम
5 टाइम्स ले लेते हैं तो 1 5 जा 5, तो 3 5 जा 15। तो देखो बेटा ये एक्चुअल वैल्यू 1 और 3 नहीं। अब मैं तुमसे ये कहने लगा बेटा कि योर द रेशियो ऑफ योर एंड योर फादर्स इज 1:3। इसका मतलब क्या है कि तुम 1 साल के और तुम्हारे पापा 3 साल के हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम 1 साल के हों और मेरे फादर जो हैं वो 3 ही साल के होंगे? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, रेशियो का मतलब तुम दूसरों को ये समझाने लगोगे कि ये तो रेशियो है मेरे और मेरे फादर के एज का। एक्चुअल वैल्यू क्या है ना, कि एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, तुम ऐसा करो कि इस 1 में 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इस 3 में भी 14 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो सॉल्व करो, ये आएगा 14 और रेशियो ये कितना आ जाएगा बेटा 42। ये एक्चुअल एज है। तुम कहोगे हमारे और मेरे फादर के एज का जो रेशियो है वो है 14:42। यहाँ पे एक्चुअल एज आ गया। यहाँ पे क्या था बेटा, रेशियो था। देन तुम्हें क्या पता चला कि जो रेशियो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, उस रेशियो में किसी कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो इधर भी 14 से किया बेटा, इधर भी 14 से किया, तब जाकर के मुझे एक्चुअल वैल्यू निकला। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि एग्जैक्टली यहाँ पे 5 और 4 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। 5 और 4 में इधर भी x से मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी x से मल्टीप्लाई, अब देन दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। 4x एंड 5x एक्चुअल वैल्यू है। आप x की वैल्यू निकाल करके मल्टीप्लाई कर दो, देन एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे x की वैल्यू 14 हो गई है, देन तुम्हारा एक्चुअल रिजल्ट आ गया है ईयर्स का। एग्जैक्टली तुमने क्या किया कि रेशियो को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब चलते हैं हम लोग कि थोड़ा सा कॉन्जिक्यूटिव वाला कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अब कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है बेटा, लगातार, सक्सेसिव, एक के बाद एक के बाद जस्ट बाद वाला, लगातार। आप हिंदी में अगर जानना चाहो देन कह सकते हो कि वो लगातार। अब यहाँ पे देखो तुमसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे और वो आपको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे कि टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अगर मैंने ले लिया, टू कॉन्जिक्यूटिव टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, देन यहाँ पे देखना दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेने के लिए आप क्या करोगे। किसी ने कह दिया यहाँ पे 2 नहीं बेटा 3 कर लेते हैं, एग्जैक्टली 3 कर लेंगे तो आपको और थोड़ा सा ज्यादा हेल्प मिलेगा। अज्यूम करेंगे देन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे कर लेते हैं 3, यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमें लेना है। तो कोई स्टूडेंट क्या करेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा। लीजिए सर ये लगातार 3 नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है कि उसने 5 से ही शुरू किया, फिर 1 ऐड किया 6 हो गया, फिर 1 ऐड किया 7 हो गया। किसी ने 37 से शुरू किया, 37, 38, 39। बेटा तुम जब इसको एनालिसिस करोगे देन तुम्हें पता चलेगा कि इस दोनों के बीच में बेटा +1 करने से आ रहा है, फिर इस दोनों को भी +1 कर रहे हैं, देन हमारा नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर आ रहा है। देन हमें ये पता चला कि अगर कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी अज्यूम कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि शुरुआत से नेचुरल नंबर को अज्यूम करे, ठीक है। वो कहीं का भी कोई भी नेचुरल नंबर अगर x उठा लिया, देन नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 1 ऐड करने पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला जो नेचुरल नंबर होगा कॉन्जिक्यूटिव वो x+1 होगा। फिर उसके नेक्स्ट वाला कौन आएगा बेटा, तो आपको एक और ऐड करना पड़ेगा। तो 1 में 1 ऐड करोगे तो बेटा x+2 हो जाएगा। देखो ना, पहले 37 में 1 ऐड किए तो 38 आया, फिर 37 में 2 ऐड किए तो 39 आ गया। तो एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर भी है कि x में 1 ऐड किए तो पहला वाला दूसरा वाला आ गया, 2 ऐड किए तो तीसरा वाला आ गया। तो आपको ऐसे ही एज्यूम करना है। कहीं पे बोलेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी x+1 x+2। क्लियर हो रहा है। अच्छा, यहां से तुमसे ये कहा जाए बेटा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर। अब तुमको कहीं पे होल नंबर अज्यूम करना हो देन तुम क्या करोगे, तो होल नंबर में भी 1 का डिफरेंस होता है बेटा। होल नंबर बोले तो किसी ने ले लिया, किसी ने होल नंबर ले लिया बेटा 12, तो 12 के आगे 13 आएगा, 13 के आगे 14 आएगा। तो एग्जैक्टली कोई भी होल नंबर ले लो, जैसे 0 ले लो, 1 ले लो और 2 ले लो, ये शुरुआत के 3 होल नंबर्स हैं। तो सब में बीच में डिफरेंस कितना का बेटा, 1 1 का डिफरेंस है ना। यहाँ पे तुम ध्यान दोगे तो इन दोनों के बीच में बेटा +1 हो रहा है और
और इन दोनों के भी बीच में +1 हो रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग एक x अज्यूम कर लेते हैं, देन नेक्स्ट वाला होल नंबर कौन सा हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वाला कौन होगा, x+2 होगा। क्लियर है? चलो अब होल नंबर के बाद बेटा इंटीजर्स पे आते हैं। 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, कहीं पे हमें मानना पड़ गया कि 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स लेना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, तो 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स के लिए इंटीजर्स में भी फर्क बस एक एक का होता है। तो एक x लेंगे, दूसरा x+1 लेंगे और तीसरा x+2 लेंगे। ठीक है, चौथा बोलता तो x+3 ले लेते। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इन सभी में केवल 1 1 का गैप होता है, इसलिए +1 1 कर कर करके हम लोग अज्यूम करेंगे। ठीक है, यहां तक की तो बात हो गई तुम्हारे इंटीजर्स के। ठीक है, अब इंटीजर्स के बाद आपको इवन नंबर भी बोल देता है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। अब इवन नंबर को हमें अज्यूम करना है, तो जरा तुम सोच के देखो कि कोई भी इवन नंबर ले लो, सपोज दैट 2 4 6 ले लिया बेटा। किसी ने क्या किया कि 14 ले लिया, नेक्स्ट वाला 16 आएगा, उसके नेक्स्ट वाला 18 आएगा। तो एग्जैक्टली ये आपके कहीं से भी लिए जा सकते हैं, कहीं से भी शुरू किए जा सकते हैं, बट गैप कितने का है बेटा, 2 ऐड करने पे आया, फिर इसमें क्या करने पे आया, फिर अगला में 2 ऐड करने पे आया। देन हमें अज्यूम करना होगा, तो हम कोई भी x अज्यूम करेंगे, देन नेक्स्ट वाला कौन हो जाएगा, x+2 होगा, क्योंकि 2 ऐड करने पे नेक्स्ट वाला इवन नंबर आएगा। फिर उसके भी नेक्स्ट में हमें 2 और ऐड करना पड़ेगा, देन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x+4 होगा नेक्स्ट वाला, क्योंकि 2 में 2 ऐड करोगे तो x+4। अब नेक्स्ट वाला x+6 हो जाएगा। देन आप समझ चुके हो, उसी तरीके से आपने इवन नंबर निकाल लिया, देन ऑड नंबर भी आपको निकालना पड़ेगा। 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। बेटा 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर तुम लोगे, देन आप यहाँ पे ध्यान दोगे, ऑड नंबर ले लो। सपोज दैट के हमने ऑड नंबर ले लिया, शुरुआत के 1 3 5 ले लिया, किसी ने ले लिया 32, 32 तो नहीं है ना बेटा ऑड नंबर, 33 ले लिया, 35 लिया और 37 लिया। तो एग्जैक्टली अब तुम्हें गैप देखना है कि फिर से इसमें कितने के गैप हैं। तो ऑड नंबर में भी 2 2 के ही गैप आ रहे हैं बेटा, +2 करने पे आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप कोई भी ऑड नंबर अज्यूम करो, नेक्स्ट वाला जो है वो उस पहले वाले में 2 ऐड कर दोगे और उसके नेक्स्ट वाले में 2 और ऐड कर दोगे, यानी x+2 और x+4, ये हो जाएंगे तुम्हारे कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट समझो। सपोज दैट के मुझे ये कहा गया कि 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। बेटा 7 का 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल लेना है। तो देखो 7 का मल्टीपल कोई स्टूडेंट 7 लेगा, 7 2 14, 7 3 21। ठीक है, ये तो शुरुआत के हो गए ना बेटा। और अगर मुझे क्या करना है कि 20 से लेना है, तो किसी ने इस तरीके से ले लिया, 35 ले लिया, फिर उसके बाद 42 ले लिया और फिर उसके बाद 49 ले लिया। बेटा ये भी तो 7 का मल्टीपल है ना, 7 के टेबल में आता है ना। तो अब यहाँ पे देखना गैप कितने के हैं बेटा, नेक्स्ट वाला कैसे आया, 7 ऐड करने पे आया, उसके नेक्स्ट वाला कैसे आया, फिर 7 ऐड करने पे आया। इसका मतलब 7 का मल्टीपल बोल रहा है। तो अगर कोई भी नंबर सबसे पहला x लेते हैं, देन नेक्स्ट वाला 7 ऐड करने पे आएगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x+7, उससे नेक्स्ट वाला कैसे आएगा, फिर 7 और ऐड करना पड़ेगा, यानी x+14 हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 10, देन 8 ऐड करना पड़ता, 10 ऐड करना पड़ता, जितना का मल्टीपल बोलेगा ना उतना उतना हम लोग ऐड करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं बेटा एज से रिलेटेड प्रॉब्लम, और एज से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी समझ लो। ठीक है, कभी भी आपको प्रेजेंट एज अज्यूम करना होगा ना, तो आप एक्स अज्यूम करेंगे, लेट प्रेजेंट एज बी एक्स। और कभी भी प्रेजेंट एज अज्यूम करेंगे, ये नहीं कि 5 साल बाद का एज मान लेंगे, 10 साल पहले का एज को हम लोग सपोज कर लेंगे, नहीं, ऑलवेज हमें प्रेजेंट एज को अज्यूम करना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो आपकी उम्र अभी एक्स ईयर्स है, यहाँ पे ईयर्स लिख देते हैं। ठीक है, एक्स ईयर्स, कभी भी आप एक्स ईयर्स ही अज्यूम करना। देन हमें ये बताना है एज आफ्टर 2 ईयर्स, एज आफ्टर 2 ईयर्स।
आफ्टर 2 इयर्स, 2 सालों के बाद में तुम्हारा एज क्या होगा बेटा। अभी सपोज दैट कि तुम्हारा एज है 14 इयर्स, ठीक है। अब 2 साल के बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, 14 में 2 ऐड कर दोगे, बोलोगे 16 इयर्स हो जाएगा सर। तो अभी बेटा एज तुम्हारा प्रेजेंट में एक्स है, देन 2 इयर्स आफ्टर कितना हो जाएगा, तो एक्स में क्या करोगे, 2 ऐड कर दोगे, तो एग्जैक्टली एक्स प्लस 2 इयर्स हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो आफ्टर का मीनिंग होता है कि बाद में, यानी कि 2 साल बाद। अब यहाँ पे हम एक और कह रहे हैं कि एज 5 इयर्स एगो, एज 5 इयर्स एगो, ठीक है। तो अब एगो का मीनिंग समझना, एगो का मीनिंग होता है बेटा पहले। अब 5 साल पहले क्या एज रहा होगा, देन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभी प्रेजेंट एज तो एक्स है, अब 5 साल पहले का एज चाहिए, देन हमें यहाँ पे 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन एक्स माइनस 5 इयर्स के रहोगे। बेटा जब तुम अभी 14 इयर्स के हो, तो 5 इयर्स पहले 14 - 5 कर दोगे, यानी कितने हो जाओगे, तो यहाँ पे आपको 9 आ जाएगा। 9 इयर्स के रहे होगे 5 साल पहले। तो बस बात वही है कि एज में ध्यान रखना पड़ता है। आफ्टर 2 इयर्स निकालना है तो 2, आफ्टर 3 इयर्स निकालना है तो 3 को ऐड करेंगे, 7 इयर्स निकालना है तो 7 ऐड करेंगे। बस ये इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। कुछ ऐसे आ जाते हैं कि एज 3 इयर्स हेंस, हेंस, हेंस का मतलब कि आने वाला, यानी कि 3 सालों के बाद। तो 3 सालों के बाद जो आपका एज हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 कर लोगे। तो जहां पर भी क्वेश्चन में हेंस यूज होगा, देन आप उसको ऐड कर लेना, ठीक है। अब अगर ऐसा रहे कि एज 7 इयर्स, 7 इयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ, अभी से 7 सालों के बाद, देन तुम क्या करोगे, x प्लस 7 इयर्स कर लोगे। क्लियर हो रहा है। तो चलो एज वाले भी आप क्वेश्चन से रूबरू हो गए कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, देन हमें कैसे अज्यूम करना है। एज के बाद बेटा कुछ फ्रैक्शंस वाले भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो फ्रैक्शन को भी देख लो। फ्रैक्शन में तुम्हें पता होना चाहिए कि ऊपर में न्यूमरेटर होता है एंड नीचे में क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर। अब देखो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ये क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन होता है। तो आप ऊपर न्यूमरेटर लिखोगे और नीचे डिनोमिनेटर लिखोगे। एक बात का तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको न्यूमरेटर को भी एक्स मान सकते हैं और डिनोमिनेटर को भी एक्स मान सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कि सिचुएशन क्या दिया हुआ है, सिचुएशन देख करके या तो न्यूमरेटर को एक्स मान लेना या डिनोमिनेटर को एक्स मान लेना। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे ये दे दिया कि डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर इज 2 टाइम्स द न्यूमरेटर, 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। बेटा जो न्यूमरेटर है ना, उस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कितना टाइम है, तो 2 टाइम्स है। तो न्यूमरेटर का 2 टाइम्स डिनोमिनेटर है, इसीलिए हमें न्यूमरेटर को यहाँ पे एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर से रिलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम पापा से 25 साल के छोटे हैं, ठीक है। सपोज दैट कि हम 25 इयर्स के अपने फादर से छोटे हैं, देन हमें फादर को एक्स अज्यूम करना पड़ेगा, जिससे आप रिलेट कर रहे हो ना, उसको आप एक्स मान लेना। तो यहाँ न्यूमरेटर से 2 टाइम्स डिनोमिनेटर है, देन हमें न्यूमरेटर को एक्स मानना पड़ेगा। देन आप ऐसे करोगे कि लेट न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर एक्स है, तो देयरफॉर यहाँ पे अब आप डिनोमिनेटर क्या लिख लोगे बेटा, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ डिनोमिनेटर 2 टाइम्स है न्यूमरेटर का, देन इसका 2 टाइम्स करना आता है ना, 2x कर दो। तो अब बेटा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फटाफट से फ्रैक्शन बना लेना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखने के बाद में। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, तो फ्रैक्शन होता है सर न्यूमरेटर अब बाई में डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर की जगह पे यहाँ पे x है और डिनोमिनेटर की जगह पे यहाँ पे क्या है, तो 2x है। तो सिचुएशन के हिसाब से तुमको काम करना पड़ेगा, सिचुएशन जैसा होगा उसी को हम x मानेंगे एंड देन फ्रैक्शन बना लेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन में जो बोलेगा वो हम लोग क्वेश्चन करते हुए सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन के बाद आपको थोड़ा सा इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स के बारे में भी पढ़ना पड़ता है कि डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाता है, इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अब डिजिट्स कहने का मतलब कि डिजिट्स के प्लेस को इंटरचेंज कर दिया जाता है। अब सपोज दैट कि कहीं पे है बेटा यूनिट प्लेस पे बेटा बी है, ठीक है, और टेंस प्लेस पे कहीं पे लिखा हुआ है, टेंस प्लेस पे ए, देन तुम्हारा नंबर क्या हो जाएगा,
नंबर मुझे बताना तो अच्छा पहले देख लो, ऐसा समझ लो कि ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। अब इस यूनिट और टेंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है बेटा, बी लिखा हुआ है, और टेंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, यानी कि ए भी आपका नंबर हो गया। अब यहाँ पे नंबर को क्या करते हो, जो टेंस प्लेस पे होता है बेटा उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 10 ए होगा। अच्छा, अब प्लस दे कर करके जो यूनिट प्लेस पे होते हैं उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। कहने का मतलब ये हो जाएगा 10 ए और प्लस में बी। बेटा यहाँ बात समझना, कहीं पे अगर 54 लिखा हुआ है देन इसको एक्सपैंड कैसे करते हो, ये हो गया तुम्हारा यूनिट प्लेस और ये हो गया तुम्हारा टेंस प्लेस। तो तुम टेंस प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हो, प्लेस वैल्यू देखते हो बेटा, 10 इंटू 5 हो जाता है, या 5 इंटू 10 कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे प्लस लिखते हो और जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे 4 है तो 4 इंटू 1 करते हो। ठीक ऐसे ही तो मैंने यहाँ पे किया कि टेंस प्लेस पे ए था तो हमने 10 में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और यूनिट प्लेस पे बी था तो मैंने बी को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इतना आ गया। ठीक है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद, यहाँ पे देखना आफ्टर, ठीक है, हम इसको रेड पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आफ्टर इंटरचेंजिंग, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जो भी हमारे डिजिट्स है ना बेटा, उसको जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज करने का मतलब कि यूनिट वाले को टेंस पे ले जा रहे हैं, टेंस वाले को यूनिट पे ले आ रहे हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ऐसा था, देन अब ये कैसा हो जाएगा, ये तो यूनिट प्लेस हो गया और ये टेंस प्लेस हो गया। तो अब यूनिट पे बी नहीं था, तब यूनिट पे बी था तो ए आ जाएगा। अब यहाँ पे ए आ जाएगा बेटा, यहाँ पे बी आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो यूनिट प्लेस पे लिखोगे ए है, और टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो टेंस प्लेस पे बेटा बी है। तो देन आपका नंबर क्या हो जाएगा, नंबर। तो आप नंबर देखो, यूनिट और टेंस लिखने के बाद फटाफट से नंबर निकाल लोगे, बिकॉज ये आपका न्यू नंबर हो गया। और वो कौन सा न्यू नंबर हुआ, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद अब टेंस प्लेस पे बी है, इसका मतलब हम 10 बी करेंगे, बी में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यूनिट प्लेस पे 1 है, यानी कि ए में हम 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो बात तो बराबर है। देन आपको देखो, पहला ओरिजिनल नंबर 10 ए प्लस बी था, बट न्यू नंबर कौन सा हो गया बेटा, 10 बी प्लस ए। अच्छा, आफ्टर इंटरचेंजिंग द यूनिट बेटा ये क्या हो जाएगा, ऐसा 45 हो जाएगा। देन आप क्या करोगे, 10 इंटू 4 करोगे क्योंकि 4 टेंस प्लेस पे है, और प्लस 5 इंटू 1 करोगे। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। तो थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया कि सर डिजिट इंटरचेंज होने से नंबर बदल जाता है, जैसे 54 45 में बदल गया, 37 किस में बदल जाएगा बेटा, तो 73 में बदल जाएगा। एग्जैक्टली 7 पहले आ जाएगा और 3 बाद में चला जाएगा। तो सर डिजिट चेंज करने से आपका नंबर बदल जाता है, बट नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आना चाहिए। यही हो गया बेटा तुम्हारा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हम चलो यहाँ पर से इन सारी चीजों को क्लियर कर दी। जितना भी चीज मैंने पढ़ाया बेटा, इन सभी को आपको क्या करना है ना, कि अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है एंड इसको बार बार रिवाइज करना है। ये तुम्हारा थोड़ा सा ओवरव्यू था, ताकि तुम एक्सरसाइज 2.2 को बहुत अच्छे से बना सको। एक्चुअली इसमें सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एंड इन वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपको जो है ना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, कि जितने भी उसमें वर्ड्स होते हैं उस वर्ड को निकालो, उस वर्ड को तुम क्या करो, मेमोराइज करो, और देन उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, एंड देन फिर इक्वेशन बनाओ। और जैसे ही तुम्हारा इक्वेशन बन गया, देन तुम क्या है ना कि उसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करना तुम्हें आता है तो कोई इशू नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को लेकर करके आएंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। तुम उसको सॉल्व करना बेटा अच्छे से, एग्जाम्पल के थोड़ा सा हेल्प लेकर करके। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर तुम मेरे नए स्टूडेंट हो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर।